Hi everyone. Today we are starting with another unit, Unit 4, magnetic effects of current. So उससे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या आपको चैप्टर्स कवर कर लेने चाहिए. एक बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, देन करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये आपके क्लियर होने चाहिए. अगर आपके ये 3 टॉपिक्स क्लियर होंगे या 3 चैप्टर्स क्लियर होंगे तो चैप्टर ये वाला स्मूथली चलेगा. नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है. ठीक है, कंसेप्ट वगैरह वाइज. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या उसकी मीनिंग बताने से पहले, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट बताने से पहले, वैसे पढ़ के पता ही लग रहा है क्या है, पर उससे पहले एक स्टोरी है. छोटी सी स्टोरी है, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, सारे कहीं मिल जाएगी आपको, और आई थिंक 10th में भी आपको बता देते हैं. एक साइंटिस्ट था ऑयस्टर. उसने एक्सपेरिमेंट किया था अपनी लैब में. उसने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, सर्किट है एक उसके पास. सर्किट को उसने ऑन ऑफ किया. स्टूडेंट्स थे बहुत सारे उसके साथ. ऑफ कोर्स वो लेक्चर दे रहा था अपनी लैब में. तो सर्किट को ऑन ऑफ कर रहा था. जब वो सर्किट को ऑन ऑफ कर रहा था, या उसका सर्किट था, सर्किट को ऑन ऑफ कर रहा था, तो उसके आसपास उसने ऑब्जर्व किया, जब वो ऑन ऑफ कर रहा है तो आयरन फिल्स हिलने लगी. आयरन फिल्म्स या आयरन के छोटे छोटे पीसेस कह सकते हो, वो हिलने लगे. ठीक है. तो जब सारे स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, सब स्टूडेंट्स चले गए, बट वो वहीं रहा क्योंकि उसने ये नोटिस किया था. यहाँ उसने ये नोटिस किया कि आयरन फिल्म्स हिलने लगी. तो उसने फिर से सर्किट को ऑन किया और ऑन ऑफ करता रहा. वैसे वैसे आयरन फिल्म्स थोड़े थोड़े हिलते रहे, हिलते रहे, हिलते रहे. ठीक है. तो हो क्या रहा था एक्चुअली में, क्या हो रहा था इस एक्सपेरिमेंट से, हो क्या रहा, ये एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. ये चैप्टर, इस चैप्टर में ये जो फिनोमिना अभी अभी आपके साथ हुआ उसके साथ ये एक्सप्लेन करेगा पूरा कि एक्चुअल में है क्या, क्यों हमारे आयरन फिल्ड्स हिलने लगे जब हमने स्विच को ऑन ऑफ और ऑन ऑफ किया. उससे पहले इस टॉपिक पर आते हैं वापस. उससे पहले आपको ये बता दें, आपने अभी भी सुना होगा या सुन के आए होंगे, प्लस वन में आपने सुना होगा ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, किसी मास के होने से उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाती है. कोई मास हो, फिर आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी चार्ज के आसपास होने से इसके पास क्या बन जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है. ऐसे ही इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अब आपको पता लगेगा क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है जी. इसकी डिनोशन होती है बी से. बी हम वेक्टर में यूज करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है जी. आई थिंक आपने कवर किया होगा सब कुछ. मैं मान के चल रहा हूँ आपके पुराने चैप्टर्स क्लियर हैं, इस कारण प्लस वन के भी, तो आपको पता होगा वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है. ठीक है जी, ये वेक्टर क्वांटिटी है. जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में एक मास को रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखा था, मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखने वाले हैं, एक मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस को. ठीक है, एक मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस. ज्यादातर आपने देखा होगा नॉर्थ साउथ, ये बार मैग्नेट, इसको क्या कहते हैं, बार मैग्नेट. आई थिंक यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि 10th के टॉपिक्स हैं, तो इतना एक्सप्लेन मुझे लगता नहीं है. हाँ जी. तो इसके आसपास भी क्या होती है जी, फील्ड होती है. ठीक है जी. अब मैग्नेटिक फील्ड की बुकिश डेफिनेशन कह लो या डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वो आप लिख सकते हो. मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड around a given source is defined as the space around
the space around the source in which the space around a source in which its effect can be experienced its effects can be experienced। हाँ जी, वापस उस पर आते हैं, ऑयस्टेड के एक्सपेरिमेंट पे। तो यार ऑयस्टेड को पता क्या लगा कि अगर मैं करंट को चेंज करूँ ना, करंट को क्या करूँ, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये स्विच है, इसको हम ऑन ऑफ कर रहे थे, मेरे एक स्विच है, उसको ऑन ऑफ करेंगे तो यार टाइम भी तो लगेगा, ठीक है, ऑन ऑफ करने में भी तो टाइम लगेगा, छोटा टाइम लगेगा पर टाइम तो लगेगा ना, dt, छोटे टाइम को कहते हैं dt, तो टाइम तो लगेगा। तो यार अगर मैं ऑन ऑफ करता रहूं तो उससे क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, और उससे क्या आ रही है, यार आपको पता ही है कि अगर आयरन फील्ड्स अट्रैक्ट हो रही हैं या रिपल्स हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, अट्रैक्टिव होंगी एक्चुअली में, ज्यादातर अट्रैक्टिव होगी ऑफ कोर्स, तो अगर अट्रैक्ट हो रही हैं तो क्या हो रहा है, कोई मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, क्या आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। हाँ जी, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गई है, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। और उसके एक्सपेरिमेंट में और उसको एक बात पता लगी थी, जब उसने एक्सपेरिमेंट किया सर्किट के ऊपर, अपने सर्किट के ऊपर, उसका जो भी सर्किट था, जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी फाइल्स है ना, पीसेस, आयरन के जो पीसेस हैं, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में आ रहे थे, एक पर्टिकुलर पैटर्न में आ रहे थे, पैटर्न था ये, ठीक है, उसके पास काफी फील्ड थे ना, तो एक पैटर्न में आ रहे थे, ये पैटर्न ऐसा था कुछ दिखने में, यहाँ नहीं थे, मतलब जहाँ सर्किट का मेन पॉइंट था वहां नहीं थे, तो ये पैटर्न में आ रहे थे। तो इससे हमें पता लगा कि यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो हम डिस्क्राइब करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस शेप में, तो ऐसे हमें पता लगी, वैसे इमेजिनरी लाइंस अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। आपको पता होगा कि जो फील्ड लाइंस होती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, हम अपनी सहूलियत के लिए इनको लेके आते हैं, वैसे इनका कंसेप्ट मतलब हमें दिखता नहीं है फिजिकली। तो यहाँ इसको दिखा भी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये, कि यार इस नेचर में ये अपना फील्ड प्रोवाइड कर, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड्स, ठीक है जी, काफी बेसिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बायर्ड स्वॉर्ट लॉ, बायर्ड बायर्ड स्वॉर्ट लॉ। अब ये लॉ है क्या, ऑफ कोर्स दो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, ये उनका ही नाम है दोनों का, एक का नाम बायर्ड, एक का नाम स्वॉर्ट, उन दोनों का ही नाम है, उनके उन्होंने लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था एक्चुअली, ये आई थिंक उसके स्टूडेंट्स हैं, ऑयस्टेड के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी की और इसके आगे रिजल्ट्स निकाले, और क्या निकाले ये देखते हैं। इस लॉ को पढ़ने से पहले हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, जो आपके लिए काफी मतलब बिल्कुल ही नहीं है, न्यू है, वो है करंट एलिमेंट। अब ये करंट एलिमेंट क्या है, करंट एलिमेंट, करंट का मतलब आपको पता, एलिमेंट का भी मतलब आपको पता, करंट का छोटा सा पार्ट ले लूं, अगर एक छोटे से पार्ट पर देखूं, एक वायर में है, वायर में करंट जा रहा है, ठीक है, उसका छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने, ठीक है, छोटा सा पार्ट ले लिया, इसमें इसका करंट कितना चल रहा है वो हमने पता लगाना, इस छोटे से पार्ट, इसको कह रहा हूं मैं डी एल, ठीक है जी, इसको क्या कह रहे हैं, डी एल। तो इसमें हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट चल रहा है, ये देखना है। तो ये होगा जी आपका आई डी, आई इंटू, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा आई इंटू डी एल। इसमें आप देख पा रहे हो डायरेक्शन है, तो ये क्या होगी क्वांटिटी, वेक्टर होगी, इट इज अ
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट एलिमेंट क्या है जी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और ऑफ कोर्स जो डीएल है इसमें, तो आपको पता होगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वेक्टर रिजल्ट आ रहा है, तो कोई एक वेक्टर होगा। इसमें डीएल जो है ये वेक्टर है। इसमें जो हमारा डीएल है वो क्या है? वेक्टर है। ठीक है जी। आप डेफिनेशन लिख सकते हो इसकी, करंट एलिमेंट की। बुक में भी पढ़ी है इसकी डेफिनेशन, बुक से भी देख सकते हो, बाकी मैं लिखवा देता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ सॉरी द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज टेकन, सॉरी और अब मैंने अभी अभी बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन क्या है? आप लिख सकते हो द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट is taken tangential to the is taken tangential to the tangential to the current element in the direction of flow of current, to the current element in the direction of flow of current। ठीक है जी। टेंजेंशियल का मतलब अगर यहाँ आ गया तो इसका टेंजेंट, इसका टेंजेंट। आई थिंक टेंजेंट का मतलब आपको क्लियर होगा, स्ट्रेट लाइन। तो पेंडिकुलर जो हम स्ट्रेट लाइन मारते हैं, टेंजेंट का मतलब क्लियर होगा। ओके, तो हाँ जी, वापस आते हैं हमारे लॉ पे। लॉ का नाम क्या था? बायट स्वार्ट्स लॉ। क्या कहता है जी? द मैग्नेटिक फील्ड स्टेटमेंट है। बायट स्वार्ट्स लॉ डिफाइन स्टेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट, due to a small current element that is small current element that is dB। स्मॉल करंट एलिमेंट को dB से डिनोट करते हैं। dB is directly proportional to is directly proportional to the length of the current element, the length of the current element and the length of the current element and inversely proportional to the square of the distance of the point of observation from the current element, from the current element। अब समझते हैं, थोड़ा डेफिनेशन होगी, समझते हैं कि लिखा था पहले। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट की, तो dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL। ठीक है जी। सेकंड और क्या कहा था? फिर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसको हम ले रहे हैं 1/r²। ये डिस्टेंस कौन सा है? ये रहा आपका करंट एलिमेंट, और ये आपका कोई पॉइंट है, किसी पॉइंट से डिस्टेंस, और ये r। क्लियर? आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है जी। और फिर आ जाएगा, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे dB, और यार एक्चुअली में डायरेक्शन है, वेक्टर है, तो ये प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा भी होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा भी होता है। तो ये बन जाता है dB प्रोपोर्शनैलिटी IDL साइन थीटा, क्योंकि इसका साइन थीटा वाला ही कंपोनेंट थोड़ा मतलब कंट्रीब्यूट करता है ना। एक्चुअली में कॉस वाला कंपोनेंट इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता इसमें dB में, तो हम साइन वाला साइन कंपोनेंट लेते हैं, साइन थीटा। ठीक है जी। आपको बताइए, अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करूंगा तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है जी। हाँ जी, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दिया, dB इक्वल टू k। मैं k को कांस्टेंट मान रहा हूँ। k क्या है मैं बताता हूँ, कांस्टेंट का भी इसमें काफी अच्छा रोल है। IDL साइन थीटा बाय r। ठीक है जी। अब थीटा क्या है? पहले तो ये भी जान लेते हैं कि थीटा क्या है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन
बिटवीन क्या है? एंगल बिटवीन आर डिस्टेंस ये आर एंड डी, ठीक है जी, ये इनके बीच में एंगल है। और अब आएगी के बारे में बात। के क्या है सर? हमने के देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो के होता था उसकी वैल्यू होती थी 9 × 10⁻⁹। यहाँ भी वही है? नहीं जी, यहाँ नहीं, यहाँ इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। ठीक है जी, यूनिट भी अलग है, यूनिट्स भी अलग है। क्या बनेगी यूनिट्स में अभी बताता हूँ, यूनिट्स क्या बनेगी अभी बात उस पर करते हैं। ठीक है जी, ये आपका वैक्यूम है, फॉर वैक्यूम, और वैक्यूम सिर्फ वैक्यूम के लिए, जैसे वहां भी वैक्यूम के लिए होता था। ठीक है जी, अब के इक्वल टू एक और होता है, ये होता है μ0/4π। सर अब ये क्या है? μ0/4π। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या किया था, 1/k=1/4πε0। इसको क्या कहते थे? परमिटिविटी। परमिटिविटी। और ये μ0 क्या है? परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी। ठीक है जी, μ0 को कहते हैं परमिटिविटी। ये परमिटिविटी, वो परमियाबिलिटी। ठीक है जी, अब ये भी इस पर डिपेंड करती है सेम, जैसे ही एप्सिलॉन नॉट मीडियम पर डिपेंड करता है वैसे ही अपना μ0 भी करता है, इसको μ0 कहते हैं। ठीक है जी, यूनिट्स पर आते हैं कि ये 10⁻7 लिख दिया, अधूरा लग रहा है, यूनिट्स नहीं लिखी ना क्योंकि, तो यूनिट्स पर आते हैं थोड़ा। ठीक है, इसकी क्या यूनिट्स हैं, फॉर्मूला से ही आएंगे, फॉर्मूले पर आ जाते हैं। बी, बी क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी यूनिट क्या है जी? यूनिट के बारे में आई थिंक बात नहीं हुई है हमारी। यूनिट होती है जी इसकी टेस्ला। अभी तो टेस्ला का मतलब सबको इलॉन मस्क पता है, टेस्ला। और गाड़ी का नाम नहीं है जी, ये मैग्नेटिक फील्ड में था टेस्ला। ठीक है, गाड़ी का नाम बाद में आया, पहले तो ये था टेस्ला। ठीक है जी, इसको और भी कहते हैं जी गॉस। ठीक है, अब सर गॉस भी यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस। ये हमारी है एसआई यूनिट। आई थिंक आपको एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में फर्क पता होगा, इस कारण मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि टेस्ला और गॉस में क्या, टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन, पहले ये देखते हैं। तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻⁴ गॉस। ठीक है जी, ये बात नहीं हुई थी, यहाँ करती है। ओके, आई का एम्पियर, डीएल मीटर, साइन थीटा की यूनिट्स होती ही नहीं है, और आर स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, कोई साइन थीटा की भी यूनिट्स बोलेगा तो नहीं होती है क्या? साइन थीटा की यूनिट्स नहीं, कोई यूनिट यूनिटलेस क्वांटिटी। ओके, तो के की हम यूनिट्स निकालते हैं, इससे ना सारी हमें पता लगी। बी की टेस्ला है टी, टी से लिख सकते हो, टी से नोट कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अब के बारे में बात करते हैं। तो आपका है आपके पास डी बी इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब यूनिट्स में लिखूंगा फॉर्मूला, साइन थीटा की 9 यूनिट्स लिखो में, बी की टी होती है जी टेस्ला, टी लिख दिया। आर स्क्वायर की मीटर होती है जी, तो मीटर का स्क्वायर डाल दिया। के ही निकाल रहा है, तो इसकी भी मीटर होती है, इसका एम्पियर होता है। ठीक है जी, मीटर से एक मीटर कट हो गया, बच क्या गया? टेस्ला मीटर, नीचे क्या रह गया? एम्पियर। नीचे क्या रह गया हमारा? एम्पियर। यार एम्पियर नीचे अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ऊपर ही ले आते हैं, टी एम ए इनवर्स। ठीक है, ए का इनवर्स डाल दिया, और आपको पता ही है कि ये 10⁻⁻7 बोला था मैंने, ये आपकी होती है फॉर वैक्यूम। ठीक है जी, इसके बाद सेम ही रिलेशन है, जो मतलब आपके एप्सिलॉन नॉट है ना, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में जो आप मीडियम के फर्क पड़ते हैं एप्सिलॉन नॉट में, वो सेम अप्लाई होंगे म्यू नॉट पर। बस फर्क क्या है,
के जो है म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो मतलब म्यू नॉट ऊपर है, ध्यान रखना म्यू नॉट ऊपर है, और जो हम के दूसरा लिखते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक का नीचे है भैया, ये नीचे है, तो प्रोपोर्शनैलिटी में फर्क पड़ जाएगा इससे। ठीक है, जब हमारी न्यूमेरिकल वगैरह, थोड़ा हम न्यूमेरिकल भी करेंगे एक दो, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि फर्क क्या है। ठीक है, ओके जी। इसके बाद हमने ये डिफाइन कर दिया, अब एक टॉपिक और है आपका छोटा सा, एक टॉपिक और है, टॉपिक का नाम है, ठीक है जी। तो आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में, आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।